मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि मेहरा फ्रॉम PSIR नेशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी जो कांग्रेस थी वो किस तरीके से इलेक्ट होके आई थी। हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन जिसमें हमारी कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीट्स मिली थी, बहुत ही कमज़ोर ऑपोजिशन के रूप में बाहर आई थी वो। और हमारा जो कांग्रेस थी वो भारी बहुमतों के साथ संसद तक पहुंची थी। तो देखिए, जब कोई ऑपोजिशन 16 सीट्स के साथ आता है ना, तो उसकी जो ऑपोजिशन में जो सहभागिता होती है वो सिर्फ नाम मात्र की होती है, क्योंकि उनको किसी भी ना बिल में पास कराने के लिए जो एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, वो भी नहीं था। तो बिल को पास कराने के लिए भी क्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग बहस चाहिए होती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए होता है। और उसमें जब वो 16 सीट्स के साथ आए थे तो वो वैसे ही बहुत सिर्फ एक नाम मात्र के ऑपोजिशन थे। तो उस वक्त हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज़ाद भारत के आगे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी, नई नई आज़ादी हम लोगों को मिली थी। तो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है ना कि अब जो हमारी जो उस टाइम की जो कांग्रेस थी, ठीक है, उसको एक रोड मैप बनाना था। ठीक है, रोड मैप पे चलना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन रोड मैप को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, नई नई आज़ादी की मार उन्होंने, नए नए बंटवारे की मार उन्होंने अभी झेली थी। किस तरीके से आप लोगों को भी पता है कि 1 करोड़ लोग थे जो अपने अपने घरों से डाइवर्ट हुए। बहुत सारा भौगोलिक स्थितियों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ था, क्योंकि जो हमारा जो बंगाल था वो उनके पास चला गया था। बंगाल बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस था, सिल्क के लिए था, टूरिज़्म के लिए था। और उन्होंने अंग्रेज़ों ने उसको कुछ टाइम के लिए अपनी राजधानी भी बनाया था। तो वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो उससे फ़र्क तो पड़ा था, इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। तो उससे क्या है ना कि जो आज़ाद इंडिया जो है अभी भी मतलब बहुत मार झेल रहा था। हमारे आप लोगों ने भी पढ़ा है कि आज़ादी के तुरंत बाद भारत के आगे जो थी, आज़ाद भारत के आगे जो थी, वो बहुत सारी समस्याएं थी, जिसमें एक था गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा और एकता स्थापित करना। धर्मनिरपेक्ष राज्य में एकता स्थापित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बोलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इतनी लार्ज डेमोक्रेसी को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या था ना कि अब अंग्रेज़ों ने हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया था। देखिए, उन्होंने हमें पूरे तरीके से पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया था, उन्होंने हमें डोमिनियन स्टेटस दिया था। पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश में और डोमिनियन स्टेटस में बहुत फ़र्क होता है। उन्होंने हमें और पाकिस्तान दोनों को ही डोमिनियन स्टेटस के साथ आज़ादी दी थी। लेकिन स्टिल हम लोग जो हमारा जो विदेशी मामले जो थे वो अब हम खुद हैंडल कर सकते थे, इतनी हमको दे दी गई थी। लेकिन हम आज़ाद भारत नहीं थे, हमें आज़ादी नहीं दी गई थी, हमें डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। दोनों में ही बहुत फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स, उस टाइम पे क्या था ना कि ब्रिटेन के अधीन में जो थी ना वो आधी दुनिया थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही था, बहुत सारे देश उस टाइम पे थे। उसमें से कुछ हैं, बेल्जियम हो गया आपका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे देश। आधी दुनिया को उन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ था उस टाइम पे। और जो हमें जो आज़ादी मिली थी वो हमें दी गई थी 15 अगस्त 1947। भारत को दी गई थी 15 अगस्त 1947। आपके पाकिस्तान को दी गई थी 14 अगस्त 1947। आपकी श्रीलंका को दी गई थी 1948 में, और चाइना को दी गई थी 1949 में। चाइना जो है वो हमसे 2 साल बाद आज़ादी मिली है उन्हें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है ना, जब आपको आज़ादी मिल जाती है, इससे पहले तो आप गुलाम थे, तो जो भी आपके सर्वा जो थे वो अंग्रेज़ थे, उन्हीं के दिए हुए कमांड को हमको फॉलो करना होता था। हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी आज़ादी से पहले। लेकिन अब भारत आज़ाद हो चुका था, तो ऐसा होता है ना कि जब अब हमें आज़ादी के बाद क्या है ना, विश्व का जो मानचित्र था उस पर अपनी एक आइडेंटिटी को बनाना था विश्व के मानचित्र पे, क्योंकि इससे पहले हमारे हाथ में कुछ नहीं था। अब क्योंकि हमारी अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी, बाकायदा सब कुछ शुरू हो चुका था, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में, एक गणतांत्रिक देश में जो भी होता है उसको, उसके रोड मैप को, उसके फुटप्रिंट्स को इंडिया ने फॉलो करना शुरू कर दिया था। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि वैश्विक मानचित्र पे अपना एक आइडेंटिटी स्थापित करनी थी। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या होता है ना, हमारी जो विदेशी नीतियां हैं जो हैं, हमारे जो विदेशी संबंध जो हैं, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि हमें विदेशों के सपोर्ट की क्यों ज़रूरत है, हमें विदेशों के साथ नीतियाँ बनाने की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों अकेले इतने एफिशिएंट नहीं हैं कि हम अकेले सब कुछ कर सकें। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ना भारत को आप ना एक छोटे से बच्चे की तरीके से, न्यू बॉर्न बेबी की तरह से समझिए, क्योंकि वो नया नया अभी आज़ाद हुआ था।
और ये जो विश्व जो है ना, ये एक परिवार के तरीके से लीजिए। तो देखिए, एक छोटे से बच्चे को नरिश करने के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसे सिखाने के लिए, बताने के लिए एक परिवार नामक संस्था होती है ना, होती है। तो उसी तरीके से अगर देखिए उस छोटे से बच्चे को अगर परिवार नामक संस्था ना मिले केयर करने के लिए, नरिश करने के लिए, तो वो कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। परिवार ही होगा जो उसे अच्छे संस्कार देगा, अच्छी चीज़ें सिखाएगा, उसका इस धरती पे आने का उद्देश्य उसे बताएगा। ऐसे समझिए इस चीज़ को कि भारत को एक छोटे से बच्चे की तरीके से लीजिए कि एक ऐसा बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, तो उसको परिवार चाहिए जो उसकी नरिशमेंट कर सके, उसे सिखा सके, उसे बता सके। बिल्कुल ऐसे ही कि हमें भारत को एक वैश्विक राजनीति में घुसना था, जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी। ठीक है, डिप्लोमेसी में भारत को आना ही था, ये उसकी शुरुआत थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस आई होप आपको इस एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया होगा कि कैसे छोटे से बच्चे को परिवार नामक संस्था चाहिए होती है। वही उसको, वो परिवार ही उसको बताएगा कि आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, क्योंकि हमको हर बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना होता है। उसी तरीके से सेम, बिल्कुल उसी तरीके से कि विश्व की विदेशी नीतियों को, डिप्लोमेसी को फॉलो करते हुए किस तरीके से उसने आगे ग्रो करना था, हमारी इंडियन इकोनॉमी ने किस तरीके से ग्रो करना था, नया नया सब कुछ था, तो उसको वहाँ तक पहुँचना था। उसके लिए उसको ना एक वो चाहिए कि उसको बताया जाए, जैसे परिवार बिल्कुल एक छोटे से बच्चे को ध्यान रखता है, नरिश करता है, बिल्कुल वैसे। तो अब यहाँ पे क्या था ना कि जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी 1947 में। ये जो स्थितियाँ थी ना, ऑलरेडी शीत युद्ध का जो आगाज़ वर्ल्ड में हो चुका था। ठीक है, आप लोगों को भी पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद शीत युद्ध का आगाज़ हो चुका था, जो कि आपका था आपका अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि रशिया के साथ और भी 14 कंट्रीज़ थी, जिसमें से उज़्बेकिस्तान, अजरबैजान, ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज़ मिला के यूएसएसआर बना था। तो वो जो तनाव की जो स्थितियाँ थी ना, देखिए कोल्ड वॉर का मतलब होता है एक ऐसा युद्ध जो कभी हथियारों के साथ नहीं होता है। ये होता है सिर्फ संवादों का युद्ध होता है। उसमें एक तनाव की स्थितियाँ बनी रहती है, युद्ध की स्थितियाँ बनी रहती हैं, पर युद्ध कभी हथियारों से नहीं होता है। ये एक कह सकते हैं आप लोग, जैसे होता है ना कि तानों भरी, जैसे मैं किसी को कुछ कह रही हूँ, सामने वाला कुछ कह रहा है, लेकिन दोनों ही हथियारों से वॉर नहीं कर रहे हैं, ये वो वाली स्थितियाँ होती है, उसको कहते हैं कोल्ड वॉर। तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद शुरू हो चुका था 1945 में। ठीक है, तो जब तक भारत को आज़ादी मिली, जब तक भारत को अब विश्व के मानचित्र पे, क्योंकि अब अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो यहाँ पर क्या हुआ था ना स्टूडेंट, वो जो स्थितियाँ थी वो जितने भी विश्व में हमारी कंट्रीज़ हैं, सबके लिए ही बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अमेरिका और यूएसएसआर ने ना सब कंट्रीज़ को एक चॉइस दे दी थी कि या तो आप अमेरिका की तरफ जाएंगे, या तो आप हमारी तरफ आएंगे, मतलब यूएसएसआर की तरफ आएंगे, और आप किसी भी कंट्री का चुनाव करेंगे। सपोज़ अगर इंडिया ने अमेरिका को चूज़ कर लिया, तो यूएसएसआर जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंडिया का दुश्मन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना भारत को अब बहुत संभल के चलना था, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या है बहुत बड़ी थी, ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारे पास, गरीबी थी, अशिक्षा थी, तो उसमें ना भारत अब कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं था, वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकता था। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे जो विदेश मंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो हमारे प्रधानमंत्री भी थे और वो हमारे विदेशी मंत्री भी थे। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने ना एक नई चीज़ का एजाज़ किया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं गुट निरपेक्षता। ठीक है, उन्होंने गुट निरपेक्षता का शुरुआत किया था, ये कह के कि हम दोनों में से किसी भी देश की तरफ नहीं है, ना तो हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, ना तो हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, हम गुट निरपेक्षता को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, 12th क्लास के बच्चों को मैं बता दूं, क्वेश्चन ये हर बार आता है कि गुट निरपेक्षता होती क्या है। हम लोग ये तो डिफाइन कर देते हैं कि गुट निरपेक्षता, हाँ जी जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, ऐसे किया वैसे किया। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही को सही और गलत को गलत कहना, किसी भी गुट की तरफ नहीं जाना। ना तो हम अमेरिका की तरफ थे, ना तो हम यूएसएसआर की तरफ थे, हम इंडिविजुअल थे, जो हमें ठीक लग रहा था हम इंडिविजुअल थे, हम किसी के भी साथ नहीं थे, हमारे जो संबंध थे वो दोनों ही उनके साथ थे। ये बहुत ही एक समझदारी वाला स्टेप लिया गया था कि हम किसी के भी दुश्मन क्यों बने, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम था वो आपसी था। तो इसमें इंडिया को किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो हमने ये एक बहुत ही समझदारी वाला जो कदम उठाया था कि हमने
हमने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ही नहीं किया था। तो यही होता है गुटनिरपेक्षता, सही को सही, गलत को गलत कहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। हमने अपनी आइडेंटिटी को अपने पास रखा। हम दोनों के ही साथ अच्छे रिलेशनशिप में थे, दोनों के ही साथ अच्छे संबंधों में थे, यूएसएसआर के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। तो ये गुटनिरपेक्षता की नीति थी जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने हमें दी थी, बहुत यूज़फुल रही है उस टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि अब इंडिया को क्या था कि डिप्लोमेसी करनी थी, विदेशों के साथ संबंध बनाने थे, अच्छे संबंध बनाने थे, जिससे वो जल्दी से ग्रो कर सके, अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। इसीलिए क्या होता है ना कि जिस कंट्री के विदेशों के साथ जो संबंध खराब हो जाते हैं ना, तो वो ग्रो नहीं कर पाता है विश्व राजनीति में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर छोटे बच्चे के संबंध अगर अपने घर वालों से ही ख़राब हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से ख़राब हो जाते हैं, अपने दादा दादी के साथ ख़राब हो जाते हैं, तो वो जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रो करेगा भी तो उसके अंदर की जो मॉरल वैल्यूज़ जो होंगी, जो अच्छी चीज़ें जो होंगी, जो उसको उसके पेरेंट्स और उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो दे सकते थे, वो नहीं दे पाते। उनकी परवरिश में वो चीज़ मिसिंग हो जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें भी विश्व राजनीति में अपना जगह बनाने के लिए विदेशों के साथ संबंध बनाने बहुत ज़रूरी थे। मुझसे एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम क्यों ज़रूरत ही क्यों है? वो इसीलिए ज़रूरत है बच्चा, क्योंकि हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए औरों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वही सहारा हमें और देशों से चाहिए था, लेकिन यहाँ पे समझदारी हम लोगों ने ये की थी कि हमने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था उस वक्त में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा सा इंडिविजुअल पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के संबंध थे हमारे साथ। अब क्या हुआ ना, ये जो कोल्ड वॉर की जो स्थिति थी ना, इसमें अमेरिका जो था वो बहुत पावरफुल हो गया था, बहुत पावरफुल हो गया था। अमेरिका वाले ग्रुप को ही ज़्यादातर देशों ने ज्वाइन किया भी था। यूएसएसआर क्योंकि ऑलरेडी 14 छोटी छोटी कंट्रीज़ थी उसके साथ, लेकिन फिर भी अमेरिका का साथ देने वाली कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा थी। हमें उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ भी थोड़ी सी देखी थी कि हमें दोनों ही चाहिए, हमें कोई एक नहीं चाहिए, हमें दोनों ही चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी नैम की, ठीक है। इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या था ना, अब देखिए हम लोगों का जो स्टार्टिंग में हुआ था, जिस तरीके से हम लोग आज़ाद हुए थे, तो नेहरू जी ने क्या किया था ना, हम उन कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना लिया था। उन ग्रुप्स के साथ उनका अपना एक थोड़ा सा था, बातचीत थी, क्योंकि हम लोगों ने सब वही कंट्रीज़ थी जिन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी सही थी। तो एक अच्छा उन लोगों ने ग्रुपिज़म को थोड़ा सा बढ़ावा दिया था। इसको ही कहते हैं डिप्लोमेसी, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करना लेकिन करते रहना। तो उन्होंने वो एक ग्रुप बना लिया था जिसमें इंडोनेशिया था, भारत था, जो नई नई कंट्री जो कि आज़ाद हुई थी अंग्रेज़ों से, ठीक है। तो ग्रुपिज़म बनाए गए थे, लेकिन उसको इंटरनेशनल लेवल पे मानने से मना किया गया था। इस तरीके से था, इसी को ही कहते हैं डिप्लोमेसी। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर वो स्टडी करेंगे कि हमारे चाइना के साथ, मैंने आप लोगों की टेक्स्ट बुक में देखा है कि चाइना के साथ के संबंधों को थोड़ा हाईलाइट किया गया है। तो चाइना के साथ के यहाँ पे हम लोग संबंध को थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था ना स्टूडेंट, जब हम लोगों का मतलब चाइना हमसे 2 साल बाद में आज़ाद हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, स्टिल वो विकासशील देशों की ही लिस्ट में था, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था। और इंडिया जो कि उससे पहले 2 साल पहले आज़ाद हुआ था, लेकिन वो भी इतनी तेज़ी नहीं पकड़ पाया था। चाइना बहुत तेज़ी से वो प्रगति कर रहा था, जैसे आपने भी देखा है। 2 साल पीछे होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जनसंख्या पे बहुत ब्यूटीफुली कंट्रोल किया, बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया। संसाधन में भी रिच हो गया है, विश्व की उभरती शक्तियों में भी उसका नाम आ रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि यूएनओ की जो परमानेंट सदस्यता जो थी, जिसमें जो अब चाइना के पास है, ये सबसे पहले जो ऑफ़र हुआ था वो इंडिया का हुआ था। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है। वो चीज़ जो हुई थी ऑफ़र, वो सबसे पहले इंडिया को ऑफ़र हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी भारत की सदस्यता को मना करते हुए यूएनओ से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जाके चाइना को ये चीज़ ऑफ़र कीजिए, हमें अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सदस्यता आज हमारे पास होती, लेकिन ये है अब चाइना के पास। ये हमारी ही मर्ज़ी से उनके पास गया है, ठीक है। नहीं तो आज हम होते वो परमानेंट 5 में, और आज हम उसके लिए उसी परमानेंट 5 में जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ हमारे पास बहुत पहले आ गई होती लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भी है वो डिप्लोमेसी का ही एक पार्ट रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम इंडिया चाइना के थोड़े से रिलेशन को स्टडी करेंगे। मैंने आपकी बुक में देखा है, इंडिया चाइना को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। तो स्टूडेंट्स देखिए,
जो बुक में है वो तो आप लोग पढ़ेंगे ही, क्या संबंध रहे हैं, कैसे रहे हैं, क्या रहे हैं, वो आप पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल बता देती हूँ। देखिए 1950 में 1950 में हम लोगों ने नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई के वो इंडिया की तरफ से दिया गया था। तो उसी के बाद हम लोगों को वो सदस्यता ऑफ़र हुई थी, नेहरू जी ने मना कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था ना, इंडिया चाइना के जो संबंध थे वो बहुत ख़राब हो गए थे। 1960 आते आते हमारा जो सीमा विवाद हुआ था बहुत ज़बरदस्त हुआ था, इंडिया और चाइना का सीमा विवाद 1960। 1963 में आप लोगों को भी पता है वॉर की स्थितियाँ हुई थी, वॉर हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में 1963 में, ठीक। उसके बाद हमारी जो इमरजेंसी लगी थी 1963 में, इंडिया और चाइना के युद्ध के दौरान। फर्स्ट हमारी इमरजेंसी 1963 में लगी थी इंडिया और चाइना के युद्ध के दौरान। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद भी हमारे जो चाइना के साथ है वो कई तरीके के विवाद होते रहे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया, हम लोगों ने कहा कि नहीं अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। दलाई लामा, उन लोगों ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया था, तो तिब्बत के जो धर्म गुरु थे दलाई लामा को हमारे हिमाचल प्रदेश, इंडियन गवर्नमेंट मतलब हमारा जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश ने धर्मशाला में वहाँ पर उनको शरणार्थी मतलब वहाँ पर उनको रखा गया था। तो इस वजह से भी इंडिया और चाइना के जो संबंध है वो बहुत ख़राब हुए। दलाई लामा अभी भी हमारे यहाँ ही हैं, हिमाचल प्रदेश में ही हैं, धर्मशाला में। उनको एक अपना ही हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही इज्जत के साथ उनको देखा जाता है। उन्होंने जिस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ पर किया। तो ये देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे और चाइना के बीच में हुई थी। हमने जब दलाई लामा को अपने यहाँ शरणार्थी रखा था तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर हुई थी, बहुत सारे जो हमारे संबंध खराब हुए थे, ठीक है, वो भी हुआ। फिर वहाँ पर जो हमारा जिस तरीके से इंडिया सुपर पावर की तरीके से जो निकल रहा है, जिस तरीके से वो अपने परमाणुओं पर दे रहा है ध्यान, उस तरीके से भी चाइना को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो आए दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है वैश्विक स्तर पर। आप लोगों को भी पता है अच्छे तरीके से कि यूएनओ जो है, जिसकी जो शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर को हुई थी 1945, उसी टाइम पे 1945 शीत युद्ध के टाइम पे ही इसकी शुरुआत हुई थी। शीत युद्ध के मद्देनज़र में ही हुई थी, क्योंकि विश्व के आगे ये जो चॉइसेस वाली जो स्थितियाँ थी ये बहुत गलत हो रही थी। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी कंट्री को ये चॉइस क्यों दी जाए कि या तो आप अमेरिका को चुनिए या तो आप यूएसएसआर को चुनिए। वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो उनकी अपनी चॉइस है, वो जिस कंट्री को चाहे चुनना। और पहली बात तो ये किसी को ये देना, ये वैकल्पिक देना कि भाई आप यहाँ पर चूज़ कीजिए या इधर चूज़ कीजिए, ये गलत था। इसीलिए यूएनओ की भी शुरुआत हुई थी विश्व में शांति के लिए, ठीक है। तो यूजुअली जब क्या होता है ना कि देखिए स्टूडेंट, जब भी आप लोगों से कोई ये पूछा जाए कि यूएनओ को स्थापित करने की ज़रूरत ही क्यों थी, देखिए जो ज़्यादातर जो ये होते हैं ना संगठन, जो होते हैं वैश्विक लेवल के जो संगठन होते हैं, आप लोगों को ना 4-5 चीज़ें तो रट्टा मार लीजिए बिल्कुल, कि ये जो होते हैं ना ये विश्व में एकता शांति स्थापित करने के लिए होते हैं। ये जो हमारा जो यूएनओ है इज़ लाइक अ फादर ऑफ ऑल कंट्रीज़। ये एक फादर की तरह है जो अपने बच्चों को लड़ते हुए नहीं देख सकते, अपने बच्चों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकते, उनको गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकते। बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ है कि विश्व में शांति के लिए, सुरक्षा के लिए। आप लोगों ने देखा होगा यूएनओ का जो सिंबल है वो सफ़ेद कबूतर है। तो सफ़ेद कबूतर और ऑलिव ऑयल लीव्स जिसको कहते हैं, जैतून की पत्तियाँ, इसीलिए है। तो जो हमारा जो सफ़ेद कबूतर होता है ना वो शांति का प्रतीक होता है। तो ये कुछ चीज़ें ना आपको देखिए, ये चीज़ें ना आपको कोई नहीं सिखाने वाला है, बुक में भी नहीं लिखा होगा, हर चीज़ आपको बुक में से नहीं ढूंढनी है। शांति का प्रतीक है, एकता स्थापित करना चाहता है, विकास को बढ़ावा देना चाहता है, भाईचारे को बढ़ावा देना चाहता है। ये कुछ चीज़ें जो है ना ये किसी भी संगठन के लिए आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें कीजिए, ठीक है। फिर आगे जो हुआ था वो चाइना के साथ हमारा ABCD समझौता भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि किसी देश के साथ हमारे जो संबंध खराब होते हैं तो वो 12 महीने खराब ही रहते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। समझौते भी हमने जो उसके चाइना के साथ किए हैं बहुत हद तक किए हैं। मानसरोवर यात्रा के लिए आपको भी पता है, जो इंडिया के जो मानसरोवर यात्रा जो होती है उसका जो वे जो होता है वो चाइना से होके जाता है। हमारा शिव का जो कैलाश पर्वत जो है, जो हमारे लिए एक बहुत ही धार्मिक
स्थलों पे से एक है, वो आज की डेट में जो है वो चाइना में ही स्थित है। तो वो भी उनका उस पर्वत का पूरे अच्छे तरीके से टेक केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ख़राब है तो पूरे तरीके से ख़राब है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कभी ख़राब कभी अच्छा, कभी ख़राब कभी अच्छा। हर चीज़ ख़राब नहीं होती, लेकिन हर चीज़ अच्छी भी नहीं होती है। ये बिल्कुल वही वाली होती है कि वो बिल्कुल वही वाली बात हो जाती है कि किचन में पड़े वो दो बर्तन कभी टकराएंगे कभी शांत हो जाएंगे, बस वही वाली चीज़ है। और स्टूडेंट्स, हमारा जो पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध हैं वो तो आपको भी पता है कि ये तो बिल्कुल एक ही जगह से कट कर अलग हुए हैं। तो इनमें तो खटपट होती ही रहती है। आप लोगों को भी पता है कि किस तरीके से बंटवारा हुआ, किस तरीके से स्थितियाँ ख़राब भी हुई, किस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। लेकिन स्टिल देखिए, वो जो करतारपुर कॉरिडोर जो है उसकी स्थापना हुई, लाहौर बस सेवा शुरू हुई। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ ख़राब हैं कुछ अच्छी हैं, ठीक है। बुक में सब कुछ दे रखा है, लेकिन ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बुक में क्या है ना, थोड़ी सी नेगेटिविटी को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया होता है। तो नेगेटिविटी को बिल्कुल ऐसे वो करने के लिए, बराबरी करने के लिए आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। वो चाहे चाइना के साथ हो, वो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, वो किसी के भी साथ हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को समझ आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।